हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एमाइनो एसिड के बारे में। ठीक है, एमाइनो एसिड्स या फिर एमाइनो एसिड केमिस्ट्री। एमाइनो एसिड में क्या क्या प्रेजेंट होता है या फिर कैसे एमाइनो एसिड्स बनते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो एमाइनो एसिड का जो सेंटर में होता है कार्बन, ठीक है, इसके साथ एक जुड़ा हुआ होता है हाइड्रोजन, एक होता है एमाइनो ग्रुप और एक होता है कार्बोक्साइल ग्रुप। ठीक है, और एक जो होता है इसके साथ वो होता है वेरिएबल या फिर आर ग्रुप, या फिर कोई भी केमिस्ट्री में कुछ भी प्रेजेंट होता है जो इसके साथ इस स्ट्रक्चर के साथ लगेगा उसको आर ग्रुप बोलते हैं, यानी वेरिएबल ग्रुप। तो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये तो हो जाता है हमारा कांस्टेंट। सारे एमाइनो एसिड में ये जो स्ट्रक्चर होगा ये ऐसा ही रहता है। बाकी जो चेंज आता है वो बस इस आर ग्रुप में होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ग्रुप। इस वेरिएबल ग्रुप में बहुत सारे अलग अलग जो केमिस्ट्री में जो भी फंक्शनल ग्रुप हो गया या फिर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, कुछ भी आकर के इसमें लग सकता है। तो इस वेरिएबल ग्रुप या फिर वेरिएबल पार्ट में क्या क्या रह सकता है, एटम्स रह सकता है, मॉलिक्यूल्स रह सकता है, फंक्शनल ग्रुप रह सकता है, कुछ भी रह सकता है इस वेरिएबल पार्ट में। बाकी ये कांस्टेंट पार्ट सारा एमाइनो एसिड में सेम रहता है। जैसे अगर मान लें एग्जांपल के लिए जो आर ग्रुप है, ठीक है, आर ग्रुप को अगर चेंज करेंगे तो हमारा एमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। जैसे आर ग्रुप में अगर एच है तो हमारा जो एमाइनो एसिड होगा वो होता है ग्लाइसिन। ठीक है, अगर आर ग्रुप में हमारा CH3 है तो ये बन जाता है एलानीन। ऐसे ही अलग अलग आर ग्रुप होता है, अलग अलग आर ग्रुप के होने से क्या होगा, एमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। बट जो मेनली कांस्टेंट वाला पार्ट सारे में सेम होता है। ठीक है, अब हम लोग को जानने का एक और चीज़ यहाँ पे क्या है, इस डायग्राम में सबसे पहले देखें तो जो ये NH3+ है और ये जो COO- यानी ये क्या हो गया, एमाइनो ग्रुप है, और ये जो COO- है ये है कार्बोक्साइल ग्रुप। ये दोनों क्या होता है, दोनों होता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो एमाइनो ग्रुप और कार्बोक्साइल ग्रुप ये होता है फंक्शनल ग्रुप। और इसके पे चार्ज अगर देखें तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस अगर सिंगल रहेगा तो ये कैंसिल आउट कर देता है, तो ये हो जाता है अनचार्ज वाला पार्ट। ये हम लोग आगे समझेंगे। बट यहाँ पे हम लोग को ये जो फंक्शनल ग्रुप इसलिए हम लोग जान रहे हैं क्योंकि इसी से हमारा इसका नोमेनक्लेचर होता है, या फिर कैसे एमाइनो एसिड को नाम देते हैं उसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसी के लिए हम लोग को जानना ज़रूरी है कि जो एमाइनो एसिड होता है उसका जो सिंपल या फिर जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है उसमें दो ग्रुप होता है, एक होता है एमाइनो ग्रुप और एक होता है कार्बोक्साइल ग्रुप। दोनों फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब देखते हैं नोमेनक्लेचर कैसे होता है। अब देखिए, नोमेनक्लेचर करने से पहले हम लोग को क्या जानना होता है। अगर हम लोग केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम लोग कार्बन का नंबर गिनते हैं। तो कार्बन का नंबर काउंटिंग कैसे होता है, देखिए जैसे कि हम बताएं कि यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है NH3 और एक है COO-। ठीक है, तो ये दो फंक्शनल ग्रुप है, तो अब काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होगा। देखिए, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो वहाँ फंक्शनल ग्रुप से ही काउंटिंग स्टार्ट होता है। तो या तो इस साइड से काउंटिंग स्टार्ट होगा या फिर इस साइड से काउंटिंग स्टार्ट होगा। बट यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, तो इस दोनों में से देखा जाता है कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो ये है कार्बोक्साइल ग्रुप, और NH3+ एमाइनो ग्रुप जो है ये थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है। तो काउंटिंग COO- से होगा। तो अगर काउंटिंग करेंगे तो ये जो कार्बन है इसको हम लोग देते हैं नंबर 1 पोजीशन, और यहाँ पे ये नंबर 2 पोजीशन। ठीक है, तो जो कांस्टेंट स्ट्रक्चर है उसमें दो कार्बन है, पहला ये कार्बोक्साइल ग्रुप, दूसरा ये कार्बन। अब अगर इससे ज़्यादा कार्बन आता तो वो किधर आएगा,
बस इसी पार्ट में आएगा, आर ग्रुप वेरिएबल ग्रुप में ही। अगर मान लीजिए यहाँ पे CH3 आ जाता है आर ग्रुप की जगह, तो यहाँ पे ये कार्बन कौन सा आ जाएगा, 3rd नंबर कार्बन। तो फिर ये काउंटिंग इस तरीके से जाता है, ठीक है। पहले कार्बोक्साइल ग्रुप का कार्बन का नंबर 1, फिर जो सेंट्रल कार्बन है, जो कांस्टेंट पार्ट में जो सेंट्रल कार्बन है उसका 2, फिर जो वेरिएबल ग्रुप है उधर से 3, 4 जितना भी कार्बन रहे काउंटिंग वैसे जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कार्बन नंबर का काउंटिंग। अब हम लोग इसमें एक और चीज़ देखते हैं, अल्फा कार्बन, ठीक है। जो हम लोग बोला जाता है इसको अल्फा कार्बन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा अल्फा कार्बन काउंट करने का एक तरीका है, ठीक है, कि अगर किसी के पास फंक्शनल ग्रुप है तो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है वहाँ से देखते हैं जो सबसे पहला कार्बन है वो क्या है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CHOH, ठीक है। अब ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसमें ये जो OH है ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। इसी की जगह मान लीजिए अगर रहता NH3 या फिर COH, ठीक है। तो अगर ऐसा रहता फंक्शनल ग्रुप तो ये COH छोड़ देते हैं, NH3 या फिर OH रहता है, तो ये क्या हो गया, ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप को कौन कैरी कर रहा है, जो फर्स्ट वाला कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप को कैरी कर रहा, तो इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। और ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं बीटा, सेकेंड नंबर पे है, 3rd 4th ये 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन ऐसे चलते रहता है। तो जो कार्बन कंटेन कर रहा है फंक्शनल ग्रुप उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे देखिए, अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, COO-, तो ये तो पूरा ही एक फंक्शनल ग्रुप ही हो गया। तो जब ये एक फंक्शनल ग्रुप है तो इस फंक्शनल ग्रुप को कैरी कौन कर रहा, कार्बन कैरी कर रहा, ठीक है। ये वाला सेकंड नंबर वाला कार्बन देखिए, ये COO- तो एक खुद फंक्शनल ग्रुप है और इस फंक्शनल ग्रुप को कैरी कौन कर रहा, सेकंड नंबर का कार्बन। क्यों, क्योंकि अगर कार्बन का काउंटिंग करते हैं तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। बट अगर जो फंक्शनल ग्रुप को कौन कैरी कर रहा है, तो कार्बन सेकेंड। तो जो सेकेंड कार्बन होता है एमाइनो एसिड में, जो सेकेंड कार्बन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सेकेंड कार्बन है वो हमारा कैरी करता है फंक्शनल ग्रुप को, बस इसीलिए सेकेंड कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। अगर, ठीक है, और इसके बाद जो कार्बन होगा, जैसे ये 3rd नंबर वाला कार्बन, तो इसको बीटा कार्बन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा बीटा काउंटिंग जैसे यहाँ देखें अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसे चलता है, तो वैसे ही ये इधर काउंटिंग होते चला जाता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा अल्फ़ा कार्बन क्या होता है, ठीक है। अब यहीं पे इसी फॉर्मेट में या फिर इसी जगह एक और चीज़ आता है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है। वो क्या होता है, अल्फ़ा एमाइनो ग्रुप और एंड अल्फ़ा कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक है। अब ये क्या होता है ये समझते हैं। अब देखिए, जैसे ये कार्बन क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग वापस बनाते हैं। ये क्या हो गया, अल्फ़ा कार्बन, ये किसके साथ जुड़ा हुआ, ये क्या हो गया, ये अल्फ़ा कार्बन हो गया। ये जुड़ा इधर H, इधर NH3, इधर COO-, इधर R के साथ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अल्फ़ा कार्बन। अब ये जो एमाइनो ग्रुप है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये अल्फ़ा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसी के लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा एमाइनो ग्रुप। और ये जो कार्बोक्साइल ग्रुप है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये अल्फ़ा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं इसको अल्फ़ा कार्बोक्साइल ग्रुप। वहीं पे अगर आ जाता कि बीटा एमाइनो ग्रुप, तो क्या हो जाता कि ये जो R है, यहाँ पे जो R है इसमें कोई कार्बन है, इसके साथ कोई है NH3+। यहाँ पे अगर कोई, इस जगह पे अगर कोई एमाइनो ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको बोलते हैं बीटा एमाइनो ग्रुप, ठीक है।
तो यहीं पे एक कन्फ्यूज़न है कि क्यों किसको अल्फ़ा, इसको क्यों अल्फ़ा एमाइनो ग्रुप बोलते हैं, इसको क्यों अल्फ़ा कार्बोक्साइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं क्या, ये जो एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग देखें, फिर अल्फ़ा कार्बन समझ चुके हैं, अल्फ़ा एमाइनो ग्रुप समझ चुके हैं, अल्फ़ा कार्बोक्साइल ग्रुप समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक हम लोग को अभी समझ आ गया है। अगर नहीं आया तो आप वापस से देख सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कायरल कार्बन क्या होता है। ठीक है, कायरल कार्बन हम लोग जानते हैं क्या होता है या फिर उसके बारे में, और एमाइनो एसिड में कायरल कार्बन क्यों पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्यों कायरल कार्बन एमाइनो एसिड में होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे डाइवर्सिटी आता है, मतलब ज़्यादा टाइप का आपको अच्छा सा मॉलिक्यूल्स, जितना ज़्यादा आपको कायरल कार्बन में दिखाई देगा एक एमाइनो एसिड में, उतना वो स्ट्रक्चरली डाइवर्स होगा, तो वो फंक्शन और अच्छे से कर सकता है। जैसे अब हम लोग समझते हैं कायरल कार्बन क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। ये 4 एटम मॉलिक्यूल किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो अगर मान लीजिए इस कार्बन का जो चारों, देखिए 4 बॉन्ड बनाता है, ये ऐसे भी बना सकता है, डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, या फिर ये ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। बट ये क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड हो जाता है, अनसैचुरेटेड, तो इसमें उतना डाइवर्सिटी नहीं आ पाता है। बट यहीं पे अगर कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा तो ये क्या हो जाता है, सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में भी ये अगर अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ बना रहा है बॉन्ड, तो उसको बोलते हैं हम लोग कायरल कार्बन। जैसे अगर कार्बन, जैसे यहाँ पे PQRS, अगर ये अलग अलग मॉलिक्यूल है, इसके साथ अगर बॉन्डिंग कर रहा है, तो इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखें, अमाइनो एसिड हम लोग देख रहे हैं, तो अमाइनो एसिड में क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपका NH3+ आ जाता है, यहाँ पे H, यहाँ पे CO-। तो बचा हमारे पास क्या, ये वाला जो R वेरिएबल ग्रुप है, तो यही वेरिएबल ग्रुप में तो ये क्या हो गया, कायरल कार्बन, क्योंकि सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। बट अगर यहाँ पे R की जगह अगर H हो जाता है, तो ये क्या हो गया, ये और ये H ये सेम हो गया। तो ये किसका स्ट्रक्चर होता है, ग्लाइसिन का, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये अमाइनो एसिड तो है, बट इसके पास कायरल कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज बन जा रहा है। जैसे अगर इसको बी से सेपरेट, तो ये क्या हो जाता है, सेम सेम जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एटम सेम है, बट वहीं पे अगर देखें एलानिन, जो हम लोग पहले देखें अभी एग्जांपल में, तो उसमें क्या बॉन्ड बना हुआ रहता है कार्बन के साथ, यहाँ पे तो NH3+, COO-, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे देखिए ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल, ये अलग एटम है। तो ये सारा जो कार्बन बॉन्डिंग कर रहा है, वो सारे अलग अलग चीज़ों से बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कार्बन क्या हो गया, कायरल कार्बन। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या देखें, अल्फ़ा कार्बन, कायरल कार्बन, अल्फ़ा एमाइनो एसिड, ये सब देख चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि बस इतना जो हम लोग पढ़े हैं, बस इसी से एक हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं कि सारे अमाइनो एसिड में सबसे पहले बात तो कितना तरह का अमाइनो एसिड होता है, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, 20 टाइप का अमाइनो एसिड होता है। तो अभी तक हम लोग कायरल कार्बन, अल्फ़ा कार्बन तो पढ़े हैं, तो हम लोग यहीं पे एक देख लेते हैं कॉन्सेप्ट कि कौन सा अमाइनो एसिड में कितना कायरल कार्बन होता है। ठीक है, उससे पता क्या चलेगा कि कितना स्ट्रक्चरली डाइवर्स्ड है, कितना वो अच्छे से काम कर पाता है अमाइनो एसिड। सबसे फर्स्ट तो जो हम लोगों ने देखा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या होता है, 0 कायरल कार्बन। अभी जस्ट हम लोग पीछे देखें कि ग्लाइसिन में 0 कायरल कार्बन होता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसके पास तो 0 कायरल कार्बन हो गया। ठीक है, बाकी हमारे पास बचा कितना, 19 अमाइनो एसिड्स, 19 अमाइनो एसिड। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन सा अमाइनो एसिड में कितना कायरल कार्बन होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो 17 अमाइनो एसिड्स होता है, 17 अमाइनो एसिड, इसमें सिर्फ सिंगल कायरल कार्बन होता है, सिर्फ एक कायरल कार्बन होता है। ठीक है, इसके बाद जो दो अमाइनो एसिड बचता है, इसके पास 2 कायरल कार्बन होता है।
ठीक है। और 2 कायरल कार्बन का भी पोजीशन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बस ये 2 ही है। तो इसमें जो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसका 2 कायरल 2 अमीनो एसिड जिसके पास 2 कायरल कार्बन है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा अमीनो एसिड है जिसके पास 2 कायरल कार्बन होता है, ठीक है। तो एक तो है थ्रियोनिन, THRUNIN, थ्रियोनिन, ठीक है। इसका जो होता है नाम THR, ठीक है। इसके पास 2 कायरल कार्बन होता है। तो कौन कौन सा पोजीशन पे होता है, अब पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन जो होता है कायरल कार्बन का वो होता है कार्बन 2 और कार्बन 3। हम लोग देखें ना कार्बन का पोजीशनिंग कैसे होता है। जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको पोजीशन नंबर 1 देते हैं, और जो सेकेंड थर्ड वो पोजीशन वाला हम लोग आप पीछे जाके देख सकते हैं कौन कौन सा होता है, कैसे पोजीशनिंग किया जाता है कार्बन का, ठीक है, कैसे नंबरिंग किया जाता है। और दूसरा जो होता है वो होता है आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन क्या होता है, ILE, ठीक है। आइसोल्यूसिन होता है, और ये थ्रियोनिन। अब आइसोल्यूसिन का भी कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3, ठीक है। अब ये 2 और 3 तो है, बट ये हम लोग अलग अलग क्यों लिखे हैं। अब अलग अलग भी इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो इसका एक हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, तो इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब जो कार्बन होता है इसका क्या टेंडेंसी होता है, इसका टेंडेंसी होता है कि जो ये लाइट है इसको मूव टिल्ट करा सकता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर इसको मूव करा सकता है क्लॉकवाइज, ठीक है। जो कायरल कार्बन होता है उसका प्रॉपर्टी होता है क्या, कायरल कार्बन का प्रॉपर्टी, कायरल कार्बन का जो प्रॉपर्टी होता है वो ये होता है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसको क्लॉकवाइज में टर्न कर सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो ये जो कार्बन 2 है, थ्रियोनिन का जो कार्बन 2 और कार्बन 3 है, ये भी चूँकि ये कायरल कार्बन है तो ये क्या करेगा, ये जो लाइट है इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज टर्न कराता है। थ्रियोनिन का जो कार्बन 2 है वो तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज टर्न कराता है, वहीं पे जो कार्बन 3 है वो क्लॉकवाइज टर्न कराता है। वहीं पे जो आइसोल्यूसिन का जो दोनों कार्बन है कायरल कार्बन वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है। इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस देखें हम लोग कि सबसे पहले ग्लाइसिन में 0 कायरल कार्बन, 17 जो अमीनो एसिड्स है रिमेनिंग उसमें सिंगल कायरल कार्बन, वहीं पे जो 2 कायरल कार्बन है कौन कौन सा 2 अमीनो एसिड है थ्रियोनिन आइसोल्यूसिन, इसके पास 2 कायरल कार्बन होता है, एक कार्बन 2 पोजीशन कार्बन 3 पोजीशन, दोनों में कार्बन 2 कार्बन 3 ही होता है। बट यहाँ पे डिफरेंस ये आता है जो थ्रियोनिन है उसका जो कार्बन 2 नंबर है सेकेंड नंबर का कार्बन वो तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न कराता है, बट वहीं पे जो कार्बन 3 है वो क्लॉकवाइज टर्न कराता। वहीं पे जो आइसोल्यूसिन है उसका दोनों कार्बन 2 और कार्बन 3 एंटी क्लॉकवाइज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाता है इसके लिए, ठीक है। अब अगला हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में।